हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? ये हमारा नया चैनल है दोस्तों। तो अभी हम जो है काम करने वाले हैं एंड्रॉयड से रिलेटेड। तो एंड्रॉयड स्टूडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपके जो भी लैपटॉप है उसके अंदर दोस्तों जावा जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए ऑलरेडी। तो जावा जेडीके से ही हमारा ये एंड्रॉयड स्टूडियो इसी से कंबाइन होकर रन करता है। अब एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करने के लिए आप एंड्रॉयड स्टूडियो सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे। तो यहाँ पे एंड्रॉयड भी दो लैंग्वेज में रन करता है। पहली लैंग्वेज होती है जावा, दूसरी होती है कॉटलिन। तो बेसिकली जावा इजी रहती है सीखने के लिए लोगों को, कॉटलिन आराम से नहीं मिल पाती। उसके लिए फिर आपको एक अच्छा टीचर चाहिए जो आपको अच्छे से सिखा सके। तो हम यहाँ पे अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं। तो जो एंड्रॉयड स्टूडियो की फ़ाइल होती है वो होती है 933 MB, यानी कि 933 MB की। हम इसको डाउनलोड करते हैं और हमारा जो जावा जेडीके होता है वो भी हम यहाँ पे जब टाइप करेंगे तो वो आ जाता है। तो जो उसमें लिखा रहता है जावा SC डेवलपमेंट किट, वो भी होता है 400-500 MB का। आपको उसको भी डाउनलोड करना रहता है। यहाँ पे हमारा जो है ये डाउनलोड होने लगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये रहती है कि आप इसमें जितना भी एप्लीकेशन रहता है उसको टेस्ट कर सकते हैं एज अ टेस्टर। तो उसमें एक वर्चुअल डिवाइस ओपन हो जाता है। वर्चुअल डिवाइस क्या होता है कि आप उस डिवाइस पे कनेक्ट करके अपना फ़ोन रन कर सकते हैं। तो वर्चुअल डिवाइस हर वो चीज़ काम करती है जो एक नॉर्मल फ़ोन काम करता है, बस छोड़ के कॉलिंग वगैरह उसमें नहीं होती। उसमें वर्चुअल कॉल आ सकती है और वहाँ पे कैमरा भी वर्चुअल ओपन हो जाएगा, यानी कि सारा कुछ आप उस वर्चुअल डिवाइस में कर सकते हैं जो एक नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन में आप करते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि जो एंड्रॉयड ऐप से हम पैसा कहाँ से कमाते हैं। तो सिंपल दो बातें हैं। पहला जो स्पॉन्सरशिप होता है और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा एडमोब, या फिर एडमोब भी ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उसके अल्टरनेटिव भी बहुत से हैं। तो अल्टरनेटिव को छोड़ देंगे, हम एडमोब के बारे में बात करेंगे। तो एडमोब को पहले इंटीग्रेट किया जाता है, उनके ऐड लगाए जाते हैं। तो ऐड काफ़ी तरीके की होती है, जैसे कि बैनर ऐड हो गया, इंटरशियल ऐड हो गया, वीडियो वाली ऐड हो गई। तो काफ़ी तरीके की ऐड होती हैं, तो उन एड्स को भी लगाया जाता है। अब बात आती है कि जो भी यहाँ पे एड्स हमें मिलते हैं, जो भी हमें एड्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, वो एड्स का जो रेवेन्यू होता है वो एडमोब में आता है। तो एडमोब हमें पैसा तब देता है जब एडमोब में $100 हो जाते हैं। और यहाँ पे एडमोब हमें जो पैसा देता है वो पैसा होता है 1000 इम्प्रेशन पे कितने क्लिक्स आए और कितना इम्प्रेशन 1000 इम्प्रेशन पे, वो लगभग $1 या उससे कम देता है। इंडिया में काफ़ी कम देता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना रहेगा। और साथ ही में आप एडमोब के अलावा फेसबुक का यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक का ऑडियंस नेटवर्क का। वहाँ पे भी आप काफ़ी अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। एडमोब पे कुछ प्रॉब्लम रहती हैं, जैसे कि एडमोब का जो लिमिट रहता है वो कभी कभी लिमिटेड हो जाता है, यानी कि वो आपको कुछ ही ऐड दिखाएंगे, ज़्यादा ऐड नहीं दिखाएंगे। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि एडमोब लिमिटेड हो सकता है, इसलिए आप फेसबुक का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये डाउनलोड हो रहा है, तो हम इंतज़ार करते हैं थोड़ा। और एंड्रॉयड स्टूडियो में कुछ ऐसे फ़ीचर हैं जो, जैसे कि वर्चुअल लेआउट एडिटर, जिनको आप देख के एडिट कर सकते हैं कि उनको किस साइज़ में रखना है। जैसे कि इमेज व्यू हो गया या टेक्स्ट व्यू हो गया,
तो आपको कितना बड़ा रखना है तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये होता है वर्चुअल लेआउट एडिटर। इसमें आप दोस्तों फास्ट एमुलेटर, जो कि मैंने अभी बता दिया है कि एंड्रॉयड की तरीके से काम करता है। दूसरा होता है एपीके एनालाइज़र। वहाँ से क्या होता है कि दोस्तों आप अपने एपीके को एनालाइज कर सकते हैं, उसकी साइज़ वगैरह भी देख सकते हैं किस साइज़ की है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो काफ़ी अच्छा फीचर ये भी प्रोवाइड कराता है। प्लस आपको यहाँ पे जो कोड का फीचर होता है वो इंटेलिजेंट कोड एडिटर होता है। यानी कि अगर आप खाली एक वर्ड लिख देंगे टी, तो उसके आगे का पूरा सेंटेंस वो ऑटोमेटिक शो करने लगेगा सजेशन में। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और रियल टाइम प्रोफाइलर है, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी एंड्रॉयड का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है एंड्रॉयड एक्स, जो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है इस टाइम तेज़ी से। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों बात जो आती है एंड्रॉयड स्टूडियो की, तो एंड्रॉयड स्टूडियो जो है दोस्तों वो है गूगल का, आप सभी को पता होगा। और गूगल का ही पूरा दोस्तों सिस्टम जो एंड्रॉयड है वो है, सबको पता है। तो यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट्स ढूंढने या उसको कनेक्ट करने में आपस में कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं होती। सपोज दैट हमें गूगल का एडमोब है और एंड्रॉयड स्टूडियो गूगल का है, कनेक्ट करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम इजली से कनेक्ट कर लेंगे। कोई भी अपडेट आएगा तो ये अंदर ही अंदर अपडेट भी कर लेंगे। दूसरा क्या होता है कि हमारे पास जो है गूगल का फायरबेस है, ये भी सेम वही है। गूगल का हमारे पास स्टोरेज भी है, वो भी वही है। गूगल का हमारे पास एनालिटिक सिस्टम भी है, वो भी वही है। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि जितना भी जो भी है सब गूगल का है। तो जब गूगल का है तो उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है हमें। तो इसलिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे इजीली काम करके आराम से कोई भी चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं इधर से उधर। अब इसको देखते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या यहाँ पे है। जैसे कि आप गूगल से साइन इन करना चाहते हैं तो वो भी इजीली यहाँ से आप अपना एक बटन लगा सकते हैं यहाँ पे। और भी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो 4 GB रैम के नीचे वाले डिवाइस में बहुत स्लो चलता है या फिर फंस जाता है, हैंग भी कर सकता है आपका डिवाइस सिस्टम। और आपको कभी भी एंड्रॉयड स्टूडियो में कोई भी एरर आए तो आप उस सेम एरर को कॉपी करके गूगल पे चिपका देंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी फाइंड कर सकते हैं। और इनकी जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं वो भी ईज़िली मिल जाती हैं। कोई भी चीज़ की लाइब्रेरीज़ हो या फिर पिकासो वगैरह वगैरह सब आराम से मिल जाएगी, आपको खाली गूगल पे सर्च करना रहता है बस। काफ़ी अच्छा फीचर प्रोवाइड कराते हैं गूगल वाले। और इनका जो ऐप भी पब्लिश होता है वो भी गूगल के प्ले स्टोर पे होता है, गूगल प्ले कंसोल के द्वारा। तो ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन कुछ आपको बातें ध्यान में रखनी होगी, तभी आपका ऐप प्ले स्टोर पे पब्लिश होगा। यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि कॉपीराइटेड चीज़ अपनी कभी ऐप में यूज़ मत करिएगा, क्योंकि कॉपीराइट ऐप प्ले स्टोर पे पब्लिश नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी आपको कॉपीराइट ऐप पब्लिश नहीं करना है। और एक चीज़ और याद रखना है, आपको जो भी लोगो वगैरह यूज़ करने हैं वो भी किसी के कॉपीराइटेड नहीं यूज़ करने हैं।
या फिर आप कोई भी ऐसा ऐप बना रहे हैं जहाँ पे आपको फेसबुक का लोगो, व्हाट्सअप का लोगो यूज़ करना हो, वहाँ पे भी आपको करना क्या है कि सेम उनका लोगो नहीं यूज़ करना है, क्योंकि वो आपके ऐप को रिजेक्ट करवा देंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है आपका अपना खुद का लोगो हो, सेम लोगो हो, लेकिन आपकी डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हो, तो ये लोगो आपका रिजेक्ट नहीं होगा। आप याद रखिए, एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, फेसबुक का लोगो काफ़ी टाइप से है। तो आप ये मत समझिएगा कि फेसबुक पे लोगो जो नीला कलर का है तो हम उसको ब्लैक कर देंगे, तो ब्लैक भी लोगो है उनका। आप कभी गूगल पे सर्च कर लीजिएगा FB लोगो, वहाँ पे ब्लैक, येलो सब सारे आ जाएंगे, जो जो मतलब उनके लोगो हैं। जब लोगो लिख के डालेंगे ना, तो उनका खुद का जितना भी लोगो बनाया हुआ है वो सारा लोगो आ जाएगा। तो याद रख लीजिएगा, उनमें से एक भी लोगो यूज़ मत करिएगा, इससे आपका प्ले कंसोल तो सस्पेंड हो सकता है, आपका ऐप भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सब छोटी मोटी बातों का ध्यान रखिए, तभी आपका ऐप पब्लिश होगा प्ले स्टोर पर। तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन थी, हम देख रहे थे, तो वहाँ पे सीधा सेलिब्रेशन स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये डॉक्यूमेंटेशन जो कि गूगल की तरफ से, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे, और यहाँ पे गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन इनकी लिखी हुई है। तो ये भी एक बेस्ट इनका ऑप्शन रहता है कि मतलब ये अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी प्रोवाइड कराते हैं लोगों को। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखनी है। प्ले कंसोल पे आपका क्रैश वगैरह भी शो होता है कि आपका ऐप कहाँ पे, किस जगह पे, कैसे क्रैश कर रहा है, पूरी रिपोर्ट आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। कुछ चीज़ें होती है जो कि इम्प्लीमेंट करनी रहती है आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में, जिससे आपको एक अच्छी क्रैश रिपोर्ट मिल जाती है कि आपका ऐप किस जगह पे क्रैश हो रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना रहता है। और एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि प्ले स्टोर पे ऐप पब्लिश करने के बाद विदाउट, जब तक आप एडमॉब नहीं चलाएंगे, जब तक आप एडवर्ड नहीं चलाएंगे, जब तक सॉरी, आपका ऐप वायरल होगा ही नहीं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। तो इसको हम ओपन करते हैं, हम आपको बताते हैं क्या मतलब यहाँ पे फाइनल जो हमारा डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ। जैसे हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद हमारा SDK मैनेजर डाउनलोड होता है, जो कि 800 MB का होता है। SDK में होता क्या है कि हमारे सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जो वो डाउनलोड करता है। एंड्रॉइड स्टूडियो एक हमारा ID सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर जो हमारे हैं वो छोटे छोटे जो क्लूज होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे हमारे रेगुलर यूज़ होने वाले, वो एक हिसाब से आप बोल सकते हैं छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो यूज़ करने वाले, वो हम यूज़ करते हैं वहाँ पर। और कुछ ज़रूरी बातें जो एंड्रॉइड स्टूडियो के हैं, तो इसके अलावा इंटरनेट इनके कॉपी कोड मिल जाएंगे। तो हमें कुछ इंटरनेट पे कॉपी कोड मिल जाता है, जैसे कि किसी भी सोर्स कोड जिसको हम बोलते हैं, या फिर किसी भी एप्लीकेशन का कंप्लीट कोड मिल जाता है। तो हमें याद रहे हमें उसे नहीं यूज़ करना है, क्योंकि वो कॉपीराइटेड होता है, यानी कि हम अपना ऐप बना के अपना कोड डाल दिए, तो अगर आप यूज़ कर लेंगे, हम वहाँ पे कुछ भी क्लू वगैरह कोड वगैरह ऐसा लिख दिए कि उसका डेटा हमारे पास आने लगे, तो हम उसको हैक कर सकते हैं, या फिर अपने नज़रिए में बोलिए तो हम यूज़र का डेटा ले सकते हैं। तो कभी भी किसी का कोड आप यूज़ मत करिएगा। आप हमेशा ध्यान में रखिए, किसी का भी कोड आप यूज़ मत करिएगा, क्योंकि वो कॉपीराइटेड हो सकता है।
तो ये आपके लिए एक सेफ्टी के लिए सही रहेगा, आप किसी का भी कोड यूज़ ना करें। और भी कुछ ज़रूरी बातें जो मैं आपको बताता चलूँ। जब भी आप एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में जब आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो जाए या फिर आप एंड्रॉयड ऐप डेवलप करने लगें, तो सोर्स कोड ख़रीदने के लिए आपको कुछ जो वेबसाइट होती है वहाँ पे जाएं, जो आपको ट्रस्टेड वेबसाइट लगे। वहाँ पे जाके आप अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करके कोड ख़रीदें, ईमेल अपना देकर। तो इससे ये होगा कि आपका जो भी एंड्रॉयड ऐप रहेगा वो सस्पेंड नहीं होगा। जैसे कि हम कोड कैनन से कोड खरीदते हैं, तो वहाँ पे जब आपकी आईडी लॉगिन दिया जाएगा, तो वहाँ पे ईमेल आईडी जो रहेगी वो ईमेल आईडी आपको अपने ऐप को जो पब्लिश करते टाइम नीचे डाली जाती है वहाँ पे डालनी पड़ेगी। इससे आपका ऐप जो है वो सस्पेंड नहीं होता, या फिर अगली जो भी पार्टी होती है जिनका ऐप होता है वो आपके लिए ऑब्जेक्शन नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि ये हमसे ही ख़रीदा है बंदा कोड। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और ज़्यादातर आप यूट्यूब की मदद लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे हर एक छोटा से छोटा क्लू आपको मिल जाएगा जो आपकी एंड्रॉयड स्टूडियो में काफ़ी हेल्प कर सकता है। अब हम बताते हैं कुछ यूआई। देखिए हमारे पास होता क्या है कि एंड्रॉयड स्टूडियो में सबसे पहले यूआई विजिट। तो अब आप कहेंगे ये क्या होता है, तो हम इसको भी बता देते हैं दोस्तों। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूँ यूआई विजेट भी होता है। ये होता है मतलब एक, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे जैसे बटन, एडिट टेक्स्ट, ऑटो कंप्लीट, टेक्स्ट व्यू, टॉगल बटन, डेट पिकर, टाइम पिकर, प्रोग्रेस बार, etc, ये सारे चीज़ें जो हैं ये आपके लिए एक एंड्रॉयड का यूआई विजिट है और बेसिकली ये यूज़ भी होते हैं। तो ये इनको यूज़ करने के लिए हमें सीखना पड़ता है कि इनको कैसे हम सेट करेंगे। तो इसके लिए हमें, जैसे कि सपोज़ दैट एंड्रॉयड बटन हो गया, तो इसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट यही आता है, क्योंकि हमें अपना कोई भी ऐप हो उसमें बटन तो हमें चाहिए। तो एंड्रॉयड बटन एग्जांपल, जैसे कि एंड्रॉयड बटन रिप्रेजेंट अ पुश बटन, जैसे कि कोई पुश बटन होती है। एंड्रॉयड विजिट बटन इज़ अ सब क्लास ऑफ टेक्स्ट व्यू एंड कंपाउंड बटन इज सब क्लास ऑफ बटन क्लास। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, एंड्रॉयड बटन रिप्रेजेंट अ पुश बटन, द एंड्रॉयड विजिट डॉट बटन इज अ सब क्लास ऑफ टेक्स्ट व्यू क्लास एंड compound button is a subclass of the button class. There are different types of button in Android such as a radio button, toggle button और compound button etc, यानी कि कई टाइप की बटन्स होती हैं। जैसे कि रेडियो बटन हो गया, टॉगल बटन हो गया, एक जैसे कि ऑन ऑफ वाली बटन होती है, आप एंड्रॉयड में देखे होंगे काफ़ी टाइम, और काफ़ी बार ऐसी भी बटन देखे होंगे जो प्रेस करने पे पुश वाली होती है। तो काफ़ी तरीके की बटन्स अवेलेबल रहती है एंड्रॉयड में, आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग उसको ले सकते हैं। अब बात आती है बटन के साथ लिसनर की। लिसनर क्या होता है? लिसनर होता है बैकग्राउंड में वर्क करने वाला बटन का कंपोनेंट, यानी कि बटन तो एक हमने लगा दिया है, लेकिन उसका जो काम होगा वो लिसनर करेगा पीछे से, बैकएंड से। तो हम इसका पहले थोड़ा सा आपको एग्जांपल बता दें। हेयर वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेक्स्ट फील्ड ऑन एंड वन बटन फॉर सम ऑफ टू नंबर इफ क्लिक बटन सम ऑफ टू इनपुट वैल्यू इन डिस्प्ले ऑन द टोस्ट। यानी कि हम एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं, उसमें कुछ नंबर लिखते हैं, नीचे एक बटन लगा देते हैं, उस बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे हम एक टोस्ट लेंगे, नोटिफिकेशन वाला होता है टोस्ट, उस पर हम उस नंबर को शो कराएंगे। तो इसमें जो काम करने वाला है वो काम करने वाला है हमारा, वी कैन परफॉर्म अ एक्शन ऑन बटन, वी कैन परफॉर्म अ एक्शन ऑन बटन, यानी कि हम उस बटन पर जो एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं यूजिंग अ डिफरेंस सच ऑफ अ कॉलिंग लिसनर और बटन, यानी कि इस पर जो बटन पे लिसनर लगेगा वो कॉल करेंगे हम, वही हमारा परफॉर्म करेगा एक्शन। एडिंग ऑन क्लिक प्रॉपर्टी ऑफ बटन इन एक्टिविटी XML। तो हम उसकी प्रॉपर्टी को मतलब
ये तो जो बटन ऐड होता है वो XML में ऐड होता है, लेकिन हम इसकी प्रॉपर्टी को निकालने के लिए हम इसको XML में एक कोड डाल देते हैं जिसको हम ID बोलते हैं, और ताकि हम इसको कॉल कर सकें जावा से। जावा एक अलग क्लास होती है, एक्टिविटी होती है, और XML एक अलग होती है। XML जो कि बाहर का रिप्रेजेंट करता है कि हमने क्या क्या एंड्रॉयड की अपनी ऐप में लगाया है, और जावा होता है कि बैकएंड में जो हमारा कोडिंग वर्क करता है, तो वहाँ से कॉल होता है। अब जैसे कि हमने लगा दिया बटन, जो कि हमारा बटन का नाम है बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, तो इस पर लिसनर लग चुका है। अब उसके अंदर हमारा ऑटोमेटिक एक मेथड क्रिएट होगा, उसके अंदर हमें लिखना होगा कि हमें क्या एक्शन परफॉर्म कराना है। तो सपोज दैट हमें अगर अपना जैसे कि हमें कुछ भी नंबर लिखा है उसको शो कराना है, तो हम वहाँ पे एडिट टेक्स्ट का भी ID लेंगे, क्योंकि उस पर ही शो कराना है नंबर, मतलब उससे नंबर लेना है। तो हम उसकी भी ID लेंगे, और उसके बाद हम अपनी जो भी रहेगा बटन सेट क्लिक और लिसनर में हम अपना एक इंटीजर 2 इंटीजर वैल्यू क्रिएट करेंगे, और उस इंटीजर वैल्यू में हम बता देंगे कि इफ़ बटन 1, अगर हमारे पास 2 बटन है तो इफ एल्स का यूज़ करेंगे, अगर सिंगल बटन है तो हम सेट बटन ऑन क्लिक लिसनर मेथड खुलेगा, मेथड के अंदर लिख देंगे जिस पे हमें शो कराना है। जैसे कि अगर हमें शो कराना है टोस्ट पे, तो टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट डॉट मेक टोस्ट डॉट मेक टेस्ट, फिर ऑटोमेटिक उसके अंदर हमें लिखना है, वो वहाँ पे ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट में लिखना है गेट कॉन्टैक्ट एक्टिविटी, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी लिख देंगे, चल जाएगा। उसके बाद वहाँ पे स्ट्रिंग जो कि हमारी अभी बाहर हमने लिखी है, तो उसका नाम लिख देंगे, वैल्यू ऑफ सम या फिर जो भी है। उसके बाद टोस्ट की लेंथ हमें लगानी है कि कितनी देर तक ये शो हो, लॉन्ग और शॉर्ट, 2 फॉर्म है हमारे पास, हम लॉन्ग और शॉर्ट शो कर सकते हैं। उसके बाद डॉट शो लिख देंगे, तो यहाँ से हमारा टेक्स्ट शो हो जाएगा। ये एक छोटा सिंपल सा कोड था, जब तक आप इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप हमेशा जितना भी एंड्रॉयड का छोटा चीज़ हो उसको आप प्रैक्टिकल करते जाइए। अब यहाँ पे तो हमने एक बटन का आपको बता दिया जो कि नॉर्मल बटन थी। अब हम आपको टोस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल से बता देते हैं। तो टोस्ट एंड्रॉयड के अंदर, हम आपको एग्जांपल इंग्लिश में बता देते हैं। एंड्रॉयड टोस्ट कैन बी यूज टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अ टोस्ट कंटेन मैसेज टू बी डिस्प्ले क्विकली एंड डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। The Android widget toast class is the subclass of Java.lang object class. You can also create a custom toast as well. For example, toast displaying image. You can visit our next page to see code for custom toast. आप तो पहले जो भी इनका बना बनाया टोस्ट है उसको यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ आप कस्टम टोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड रही बात, ये जो तो है क्लास, और इसकी जो सब क्लास है वो है java.long.object। अब बात आती है टोस्ट। टोस्ट को हम यूज़ करते हैं किस लिए, वो भी हमने इसमें बता दिया कि टोस्ट को हम यूज़ करते हैं शॉर्ट पीरियड टाइम टू कंटेन मैसेज, यानी कि एक छोटे समय अंतराल में हम एक मैसेज शो करने के लिए टोस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि कभी कभी कोई पेमेंट होती है हम करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन से, तो वहाँ पे सक्सेस लिख के आ जाता है, कोई मैसेज सेंडिंग, तो जो ये छोटा सा पॉपअप नीचे शो होता है और हट जाता है, ये शॉर्ट पीरियड में टोस्ट शो होता है। ये सारे एंड्रॉयड में ज़्यादातर कंपलसरी लगा ही होता है कुछ ना कुछ यूज़ के लिए। आप यहाँ पे इसमें एरर भी शो करवा सकते हैं, अगर आपके ऐप में कोई एरर आती है। ये एक हिसाब से टेस्टर का काम करता है। सपोज दैट आप कोई ऐप टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इस बटन के बाद आपका ऐप क्रैश हो रहा है, तो आप वहाँ पे टोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका मतलब कोड सक्सेस हुआ तो आप ये शो करवाइए, वरना आपका जो भी सिस्टम का एरर होगा वो आप शो करवा सकते हैं, गेट डॉट कॉन्टैक्ट सिस्टम एरर वगैरह, वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, आप जो भी शो कराना चाहें वो शो करा सकते हैं। लेंथ मैंने आपको बताया इससे पहले वाली में, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इन लॉन्ग लेंथ, और एक पब्लिक स्टैटिक इन। आप पब्लिक स्टैटिक ये होता है जब आप बहुत ज़्यादा नीचे क्लास के अंदर होते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं फाइनल के ज़रिए, वरना आप इसको नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं लेंथ लॉन्ग, लेंथ शॉर्ट। ये सब वाला कैपिटल मोड है। लॉन्ग थोड़ा देर तक रहेगा और शॉर्ट थोड़ा कम टाइम तक रहेगा। सपोज दैट आपको कोई एक हेलो मैसेज आपको टोस्ट में शो कराना है,
तो आप अपनी एक्टिविटी में जाएंगे, वहाँ पे आप लिखना है आपको टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। जैसे मेक टेक्स्ट लिखेंगे आपको ब्रैकेट आएगा, वहाँ पे आपको अपना जो भी मेन एक्टिविटी रहेगी उसका रेफरेंस देना होता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, या फिर आप अपनी एक्टिविटी का नाम डॉट दिस लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है और आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको अपना टेक्स्ट लिखना है कैर में, यानी कि जो कैरेक्टर होता है उसमें आपको अपना टेक्स्ट लिखना है डबल इन्वर्टेड कॉमा में। वहाँ पे आपका जो भी टेक्स्ट रहेगा उसके बाद आपको स्मॉल छोटा कॉमा सिंगल कॉमा लगाना है। उसके बाद सिंगल कॉमा लगाने के बाद आपको लिखना है टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट या फिर लॉन्ग अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। जैसे इसका ब्रैकेट क्लोज होगा उसके बाद डॉट आपको लिख के शो लगा देना है। तो इससे आपका जो भी नॉर्मल मैसेज रहेगा, जो भी आप कैरेक्टर में लिखेंगे वो शो हो जाएगा। तो ये था हमारा टोस्ट का यूज़, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है आपके एंड्रॉयड ऐप में। कस्टम टोस्ट भी हम बता सकते हैं आपको, हम बना देते हैं। कस्टम टोस्ट आपको बताते हैं। कस्टम पोस्ट में आप होता है क्या कि आप इमेज भी सेव कर सकते हैं या फिर इमेज भी शो करा सकते हैं। कस्टम पोस्ट का कोड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसका कोड मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। सिस्टम पे बैठ के वहाँ पे दिखा दूंगा आपको सारा कुछ। हाँ, बात आती है अब टॉगल बटन की। टॉगल बटन होता क्या है? तो मैंने आपको इससे पहले भी अभी बताया था वीडियो में ही कि टॉगल बटन वो बटन होता है जिसको हम ऑन ऑफ करते हैं। तो इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है, मैं वो पढ़ के आपको बता देता हूँ। एंड्रॉयड टॉगल बटन कैन बी यूज टू डिस्प्ले चेक्ड अनचेक्ड ऑन ऑफ स्टेट ऑन द बटन। ये साफ साफ बोल रहा है कि ऑन ऑफ द बटन स्टेट, इनकी स्टेट होती है ऑन और ऑफ, ये दोनों के बीच में रह सकते हैं। It's a beneficial if user have to change the setting between two states. It can be used to on off like sound, Wi-Fi, Bluetooth, etc. जैसे इनमें on off का बटन रहता है ना, सेम वही बटन। Since Android 4.0 there is another type of toggle button called switch that provides slider control. जो आपने देखा होगा स्लाइडर वाला, इधर स्लाइड होता रहता है बटन। तो ये Android 4.0 से आया है। एंड Android toggle button एंड स्विच बोथ आर सब क्लास ऑफ कंपाउंड बटन क्लास। इनकी जो सब क्लास है वो कंपाउंड बटन ऑफ क्लास है। इनके थ्री XML एट्रीब्यूट ऑफ टॉगल बटन क्लास, इनके 3 एट्रीब्यूट हैं XML में। तीनों हैं जैसे कि एंड्रॉयड डिसेबल्ड अल्फ़ा, एंड्रॉयड टेक्स्ट ऑफ, एंड्रॉयड टेक्स्ट ऑन। द अल्फ़ा टू अप्लाई टू द इंडिकेटर व्हेन डिसेबल्ड, द टेक्स्ट फॉर बटन व्हेन इज नॉट चेक, द टेक्स्ट इज बटन व्हेन इट चेक। यानी ऑन ऑफ का तो मतलब होगा चेक और नॉट चेक, लेकिन जो अल्फ़ा वाला है उसका एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि द अल्फ़ा अप्लाई टू इंडिकेटर व्हेन डिसेबल्ड, जब डिसेबल्ड रहेगा आपका बटन तो ये आपका अप्लाई होता है। मेथड ऑफ टॉगल बटन क्लास, टॉगल्स बटन के क्लास। द वाइडली यूज मेथड ऑफ टॉगल बटन क्लास आर गिवन बिलो। इसके नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कैर सीक्वेंस, गेट टेक्स्ट ऑफ, टेक्स्ट ऑन, वाइड सेट चेक, बूलियन चेक। बूलियन क्या होता है? बूलियन में होता है ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न द टेक्स्ट व्हेन बटन इज नॉट चेक स्टेट, रिटर्न इज द टेक्स्ट बटन इज ऑन चेक स्टेट, चेंज द चेक स्टेट ऑफ दिस बटन। बूलियन से आप कर क्या सकते हैं कि आप कोड के ज़रिए ऑफ को ऑन कर सकते हैं, ऑन को ऑफ कर सकते हैं बूलियन के ज़रिए, वो स्टेट को चेंज करने के लिए। अब XML में होता क्या है कि हमें XML में टॉगल बटन लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि ये इनका जो भी लाइब्रेरी है प्री डिफाइंड पहले से पढ़ा रहता है एंड्रॉइड स्टूडियो में। एंड्रॉइड का है, आपको यहाँ पे इसकी साइज, विड्थ, हाइट सारा कुछ यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे आपकी इसकी 2 स्टेट रहेगी जिसमें लिखा रहेगा ऑफ और ऑन। आप इन दोनों स्टेट को आप
ऑन ऑफ, या फिर अपने बटन के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जो भी आपका नाम हो। नॉर्मल बटन तो आपको पता ही है कि जो सिग्नल होती है स्टेट, उसकी क्लिक करने पे ओपन होगा आपका जो भी एक्शन परफॉर्म कराना हो। तो हमने यहाँ पर टॉगल बटन तो आपको बता दी है काफ़ी इजी तरीके से। चेक बॉक्स, व्हाट इज़ चेक बॉक्स? आपने चेक बॉक्स तो काफ़ी जगह देखा होगा, आपको पता भी होगा चेक बॉक्स होता क्या है। तो चेक बॉक्स मैं बता दूँ आपको यहाँ पे कि चेक बॉक्स किसी भी मतलब आप जैसे कि टर्म एंड कंडीशन लिखा रहता है तो वहाँ पे भी चेक बॉक्स लगा रहता है, आप वहाँ पे भी चेक बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप कई जगह आपने देखा होगा एज 18 या फिर वगैरह वगैरह कुछ भी मतलब है, आप वहाँ पे चेक बॉक्स लगा सकते हैं, आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन। तो इसका कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ मैं बता दूँ, एंड्रॉयड बटन एग्जांपल है ये। तो हाँ, चेक बॉक्स, एंड्रॉयड चेक बॉक्स एग्जांपल, एंड्रॉयड चेक बॉक्स इज़ अ टाइप ऑफ टू स्टेट बटन, इधर चेक और अनचेक। ये आपको पता ही होगा चेक और अनचेक होता है। देयर कैन बी लॉट ऑफ यूजेज ऑफ चेक बॉक्स, इसका बहुत ज़्यादा यूज है। फॉर एग्जांपल इट कैन बी यूज टू नो द हॉबी ऑफ द यूज़र, एक्टिवेट डीएक्टिवेट स्पेसिफिक एक्शन बीटीसी। तो यहाँ पे आप कोई भी एक्शन इससे परफॉर्म करवा सकते हैं चेक और अनचेक के फॉर्म में। एंड्रॉयड चेक बॉक्स क्लास इज द सब क्लास ऑफ कंपाउंड बटन क्लास, ये भी सब जो भी मतलब सब क्लास है वो कंपाउंड बटन की है। Android checkbox class, the Android widget dot checkbox class provides the facility of creating the checkbox. Method of checkbox, यहाँ पे दो आपको मिल जाते हैं, एक चेक और एक बूलियन के फॉर्म में। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी इनका पूरा कोड लिखा हुआ है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अनचेक चेक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं रहती कि बहुत बड़ा कोड नहीं रहता, ये एकदम छोटा सा रहता है, स्मॉल सा कोड। आप इसकी फॉर्म को उठा के अपने प्रोफाइल में नोट कर सकते हैं, वो थोड़ा सा एग्जांपल के लिए बड़ा हो जाएगा। मतलब अगर आप इसकी फॉर्म को नोट करना चाहते हैं कि इस बंदे ने इसको चेक किया था या अनचेक किया था, तो उसके लिए है। उसके बाद आपने अलर्ट डायलॉग बॉक्स, इसका नाम भी सुना होगा अगर एंड्रॉयड स्टूडियो में कदम रख रहे हैं तो। एंड्रॉयड alert dialog can be used to display the dialog message with OK and cancel button. It can be used to interrupt and ask the user about his her choice to continue or discontinue. Android dialog is composed of three regions: title, content, area and action button. Android alert dialog is the subclass of dialog class. ये dialog class का subclass है। Android alert dialog is the subclass of dialog class. मेथड ऑफ अलर्ट डायलॉग क्लास, इनके कुछ मेथड्स हैं वो भी हम आपको बता दें। जैसे कि पब्लिक का जो मेथड है वो है अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर डॉट सेट टाइटल। अब इनका जो टाइटल सेट करना होगा तो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। और अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर डॉट सेट मैसेज, अगर आपको टाइटल के अलावा मैसेज सेट करना है तो ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको यूज़ करना है अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर डॉट सेट आइकन, यानी कि आप छोटा सा आइकन भी सेट कर सकते हैं इसके साथ, यही कोड है। उसके बाद एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल में इसी आप जो भी मेथड आपको हमने दिखाया वो वहाँ पे भी ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। ये मेथड जो मैंने बताया वो आप उसमें जावा में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने कोई रिसोर्स बना रहे हैं, वहाँ पे अगर हमें पहले से देना है तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग नेम में हमने दे दिया ऐप का नाम और उसके बाद अलर्ट डायलॉग। तो ये हो गया हमारा अलर्ट डायलॉग का जो भी मतलब ऐप नेम रहेगा वो हो गया। अब अलर्ट डायलॉग में मैसेज हमने से लिख दिया वेलकम टू अलर्ट डायलॉग, फिर उसके बाद हमने टाइटल लिख दिया। तो ये मतलब स्ट्रिंग में भी आप टाइप करके शो करवा सकते हैं अलर्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर। एक्टिविटी क्लास, लेट्स राइट द कोड टू क्रिएट एंड शो द अलर्ट डायलॉग। यहाँ पे हम शो भी कर सकते हैं अलर्ट डायलॉग। जैसे कि इसमें जो भी बटन होते हैं वो मैं आपको बता दूँ। इसमें अगर दो बटन होती हैं तो वो एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। तो हम पॉजिटिव बटन में यस सेलेक्ट कर देते हैं और जो भी हमारा एक कभी कभी हम कैंसलिंग या फिर ओके का बटन भी यूज़ कर सकते हैं।
तो उन बटन के लिए हमें जो भी मतलब लिसनर यूज़ होता है वो होता है जैसे कि सेट नेगेटिव बटन, उसके बाद हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे नो, तो हमारी नेगेटिव बटन नो है। उसके बाद हम न्यू डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे तो हमारा विंडो ओपन हो जाएगा, मतलब छोटा सा पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें हमारा इसका लिसनर का कोड लिखा जाएगा। लिसनर का कोड में हम लिख सकते हैं डायलॉग डॉट कैंसिल, यानी कि नो में हम अपना डायलॉग को कैंसिल कर दें। अगर यस है तो हम अपना कोई भी एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। तो ये हुई बात हमारी डायलॉग की, वहाँ पे हम उसके बटन को यूज़ करने की। कभी कभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे कि कैंसिल बटन प्रेस करने पे हमारा ऐप में पॉपअप ओपन हो जाता है जहाँ पे लिख के आ जाता है एग्जिट नो। तो जैसे हम नो पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये हो गया नो वाला जो कि ये हो गया नेगेटिव बटन। तो इसमें हम नेगेटिव बटन में लिसनर लगाएंगे, वहाँ पे लिख देंगे, तो वहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, खाली अपना पॉपअप को क्लोज़ कर देंगे और सक्सेस या फिर टोस्ट वगैरह में शो कर देंगे थैंक यू वगैरह कुछ भी। तो ये हो गया कैंसिल बटन। अब अगर किसी ने येस कर दिया तो हमें क्या करना रहेगा, क्लोज़ एप्लीकेशन, लिसनर लगेगा, लिसनर के अंदर क्लोज़ एप्लीकेशन। क्लोज़ एप्लीकेशन जैसे एक्शन परफॉर्म करेगा हमारा ऐप बंद हो जाएगा, तो वो ऐप से बाहर आ जाएगा। तो काफ़ी बार इसका यूज़ यहाँ पर भी होता है, तो आप इसका यूज़ कहीं भी कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब हम बात आते हैं तीसरा अपना, यहाँ पर हम डायलॉग बॉक्स हमने देख लिया। अब होता है हमारा डेट पिकर, लेकिन हमसे पहले हम आपको दिखा दें स्पिनर। स्पिनर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है स्पिनर का भी। Android is a spinner like the COM box of AWT or swing. It can be used to display the multiple option to user in which only one item can be selected by the user. Android spinner is like the drop-down menu with multiple values from which an end user can select only one value. The spinner is associated with adapter view, so you need to use one of the adapter classes with spinner. Android spinner class इज़ द सब क्लास ऑफ ASB स्पिनर क्लास। ये जो सब क्लास है वो ASB की है। इसमें इसको यूज़ करने के लिए आपको एक अडाप्टर क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, विदाउट अडाप्टर क्लास शो नहीं होगा पहली बात, और अडाप्टर व्यू की। और जब अडाप्टर व्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो यानी कि अडाप्टर क्लास जो मेन होती है उसकी। तो यहाँ पे ये इसका यूज़ क्या होता है, ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है लाइक दैट। आपकी एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, आप सेलेक्ट करना, जैसे कि आप कहीं भी कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, वहाँ पे लिख आ गया कि सेलेक्ट योर कोर्स। अब वहाँ पे जब कोर्स की लिस्ट आएगी तो वहाँ पे आपको एक ही सिलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यू कैन आइटम सेलेक्टेड बी बाय द विच ओनली वन आइटम कैन बी सिलेक्टेड बाय द यूज़र, यानी कि यूज़र ओनली एक आइटम सेलेक्ट कर सकता है, वो अपना कोर्स को सिलेक्ट कर सकता है। तो ये आपके लिए एक बेस्ट रहेगा कि आप अपना यहाँ पे कोड सिलेक्ट कर लें। स्पिनर को भी आप एग्जाम्पल XML क्लास में यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आप सारा कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें एरे अडाप्टर की ज़रूरत पड़ती है लिस्ट बनाने के लिए। एरे की हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे भी लिस्ट बनानी होगी, तो यहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ती है एरे की। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे देखिए, ये वाले पे एक छोटा सा इंडिया लिखा हुआ है, जैसे उस पर क्लिक किया यहाँ पे एक लिस्ट आ गई। तो ये लिस्ट ही हमारी जो होती है वो होती है यहाँ पे एरे की लिस्ट है ये। यहाँ पे कोई भी एक सिलेक्ट करेगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है, यानी एंड्रॉयड स्टूडियो में कि अगर आपको कोई भी कोड सेलेक्ट करना है, कोई भी कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्पिनर का एरे अडाप्टर के साथ एरे व्यू। तो इसका थोड़ा सा कोड काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है अगर कंपेयर करें नॉर्मल। तो अब जितना भी मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको जितनी भी अच्छी से अच्छी इम्प्लीमेंटेशन या फिर कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसका कोड भारी होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप इसको यूज़ करे रहेंगे, प्रैक्टिकल करते रहेंगे, तो ये आपको एकदम ईजी लगेगा, कोई हार्ड नहीं लगेगा। तो ये एक होगी बात हमारी एरे अडाप्टर की, जो कि स्पिनर में यूज़ होता है। तो स्पिनर का काम खाली इतना ही रहता है।
उसके बाद हमारा आता है वो है प्रोग्रेस बार। कॉमन ये यूज़ होता है एंड्रॉयड स्टूडियो में, तो इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको पढ़ के बता दूँ। वी कैन डिस्प्ले द एंड्रॉयड प्रोग्रेस बार डायलॉग बॉक्स टू डिस्प्ले द स्टेटस ऑफ वर्क बीइंग डन, एग्जांपल डाउनलोडिंग फाइल, एनालाइजिंग स्टेटस ऑफ वर्क etc। यानी कि इसका यूज़ कर सकते हैं हम वहाँ पे जहाँ पे हमें स्टेटस दिखानी होगी कितना कंप्लीट हुआ, जैसे कि डाउनलोडिंग में हमारा भी चल रहा है, तो इस तरीके से आप कोई भी मतलब प्रोग्रेस बार दिखा सकते हैं। नॉर्मल प्रोग्रेस बार कई तरीके के होते हैं, राउंडिंग करने वाला, एक फिलअप करने वाला, तो काफ़ी सारे प्रोग्रेस बार ही हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस खाली इनका मतलब जो भी स्टेट वगैरह है वो अलग अलग होता है, कोई हॉरिजेंटल जाता है, कोई वर्टिकल, प्लस कोई जो सर्कल वाला होता है। यहाँ पे लिखा हो हेयर आर वी यूजिंग एंड्रॉयड डॉट ऐप डॉट प्रोग्रेस डायलॉग क्लास टू शो द प्रोग्रेस बार को शो करने के लिए ये क्लास को यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड प्रोग्रेस डायलॉग इज़ द सब क्लास ऑफ अलर्ट डायलॉग क्लास, ये भी अलर्ट डायलॉग क्लास का सब क्लास है। द प्रोग्रेस डायलॉग क्लास प्रोवाइड मेथड टू वर्क ऑन प्रोग्रेस बार लाइक कर दिया जाएगा। तो इससे पहले वाली वीडियो जो कि थी इसी सीरीज़ में, इसी वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट में हमने एंड्रॉयड से रिलेटेड कुछ आपको चीज़ें बताई थी, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी जो एंड्रॉयड से रिलेटेड थी। यानी कि ये कहें तो एक एंड्रॉयड का बेस ट्यूटोरियल हमने बताया था आपको। ओरल में हमने आपको एक एंड्रॉयड का ट्यूटोरियल बताया था पूरा कम्प्लीटली। तो ओरल काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता, और विदाउट प्रैक्टिकल तो ओरल किसी को भी नहीं समझ में आएगा। तो काफ़ी लोगों से मैंने ये भी कहा था कि आप लोग प्रैक्टिकल करिएगा एंड्रॉयड स्टूडियो को, जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही अच्छा आपको आएगा। अब बात रही जो कि बात हमारी ये है कि एंड्रॉयड स्टूडियो तो आप इंस्टॉल कर लिए, रन कर लिए, छोटे मोटे प्रोग्राम भी हमने बताए थे जैसे टोस्ट वगैरह आपने शो करा लिए। अब बात आती है जब बड़ा परफॉर्म करने के लिए, तो उससे पहले एक चीज़ होता है जैसे कि स्क्रीन, हम स्क्रीन हमेशा चेंज करते हैं। तो स्क्रीन जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। स्क्रीन यानी बोले तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर होता है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी होती क्या है कि एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाना, यानी एक एक्टिविटी से आप दूसरे एक्टिविटी में जा रहे हैं। सपोज दैट स्क्रीन को ही एक्टिविटी बोला गया है, और हर एक एक्टिविटी के अंदर जो भी कोड लिखते हैं वो बैकएंड का कोड लिखते हैं, यानी कि जो जावा का कोड लिखते हैं वो स्क्रीन यानी एक्टिविटी के अंदर लिखते हैं। तो एक्टिविटी आपको एक पहले से मिलती है, जैसे ही आप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ। अब सेकेंड थिंग आती है कि आपको नेक्स्ट एक्टिविटी कैसे बनानी है। अगर आपने फर्स्ट एक्टिविटी में सारा कुछ डिज़ाइन कर लिया है तो आपको ऊपर राइट कॉर्नर पे क्लिक करना रहता है। राइट कॉर्नर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे न्यू करके ऑप्शन आएगा आपके लिए। न्यू पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, एक्टिविटी पे जब कर्सर लाएंगे तो वहाँ पे साइड में ओपन हो जाएगा कि आप कौन सी एक्टिविटी लेना चाहते हैं। तो एक्टिविटी कई तरीके की होती हैं। सपोज दैट एम्प्टी एक्टिविटी यानी कि खाली रहेगी। लेआउट ड्रॉयर एक्टिविटी जिसमें आपको साइड का जो आता नहीं, साइड बार जिसको हम कहते हैं, साइड बार भी आपको मिल जाएगा। प्लस मैप एक्टिविटी जिसमें आपको मैप इनबिल्ड मिल जाएगा। और मतलब ये एक्टिविटी है ना, इसमें मैप में मतलब कि आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि आप मैप उसमें इनबिल्ड करें, वो बना मतलब पूरा एक कंप्लीट मिल जाती है एक्टिविटी। अब अगर हमें अपने तरीके से डिज़ाइन करना है तो हमें लेना है एम्प्टी एक्टिविटी, और यहाँ पे ड्रॉयर एक्टिविटी होती है, और कई टाइप की एक्टिविटी हमें मिल जाती हैं जिनको हम यूज़ करके एक अच्छा सा एंड्रॉयड ऐप डिज़ाइन कर सकते हैं। टॉगल बटन की एक मिल जाती है जिसमें नीचे एक टॉगल बटन बना रहेगा, टॉगल रहेगा या फिर नॉर्मल जो भी बटन रहेगा वो बटन रहेगा। तो एक्टिविटी ऐसी तरीके से होती हैं, आप इनको एक्टिविटी को आप जावा क्लास में, जब जावा क्लास ही एक्टिविटी होती है जो रहती है जहाँ पे आप उसका पूरा बैकएंड का कोड लिखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि सम टाइम ये जो आपकी जावा की एक्टिविटी है यहाँ पे हमें कोड जो भी लिखना होता है ये बैकएंड का होता है। अब अगर हमें डिज़ाइन करना रहता है तो हमें जाना होता है एक्सएमएल में। तो एक्सएमएल एक अलग है, एक्टिविटी एक अलग है। हर एक एक्टिविटी का एक एक्सएमएल फाइल होता है। जैसे कि अगर हमारी एक मेन स्क्रीन है तो मेन स्क्रीन एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी का एक एक्सएमएल भी होगा। एक्सएमएल में हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ डिज़ाइन करेंगे वो हमारा शो होगा, लेकिन वर्क जो करेगा वो एक्टिविटी के बैकएंड द्वारा करेगा। अब सपोज दैट हमने बैकएंड में कोड लिख दिया कि हमने एक स्क्रीन बनाई, एक्सएमएल में हमने एक बटन लगा दिया,
अब हम बटन लगाने के बाद कुछ ना करें, ऐप को रन कराएं तो हमारा बटन शो होगा, लेकिन वो बटन तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक कि हम एक्टिविटी यानी जावा क्लास में उसमें जाके उस बटन का कोड ना लिखें कि कैसे क्या वर्क कराना है या फिर क्या एक्शन परफॉर्म कराना है इस बटन से। तो ये रही एक सिंपल सा टॉपिक की एक्टिविटी से कैसे, अब सपोज दैट हम उस बटन से दूसरी एक्टिविटी में जाना चाहते हैं तो हमें जो लिसनर लगाना होगा, हमने पहले भी बताया था, लिसनर एक्शन परफॉर्म करता है। कैसा एक्शन परफॉर्म करता है, जैसा आप चाहेंगे। कई तरीके के लिसनर भी होते हैं, जैसे कि एक होता है क्लिक ऑन लिसनर, यानी कि जब क्लिक करने पे हो। एक लॉन्ग क्लिक ऑन लिसनर, यानी कि जब बटन पे लॉन्ग प्रेस रहे तब वर्क करे। तो लिसनर कई तरीके के होते हैं, तो आपको जैसा लिसनर यूज़ करना हो उस टाइप का लिसनर यूज़ करिएगा। उसके बाद जैसे ही लिसनर आप यूज़ करेंगे, आप का कोड का बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पे आपको कोड लिखना है। अब अगर आपको एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, यानी कि नई एक्टिविटी ओपन करनी है, तो वहाँ पे आपको एक कोड लिखना होता है जो कि शॉर्ट फॉर्म में है। आप उसको कभी ट्राई करिएगा, आपने देखा होगा, कभी भी मिल जाएगा, आप मैच कर लीजिएगा। स्टार्ट एक्टिविटी, फिर आपको एक ऑब्जेक्ट लेना होता है इंटेंट, फिर उसके बाद हमें कभी कभी न्यू लिख के फिर हमें मतलब अपनी एक्टिविटी का नाम डालना है। जैसे कि सपोज दैट हमारी एक्टिविटी मेन एक्टिविटी, तो हमें लिखेंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर हमारा आ जाएगा, पूछेगा किस एक्टिविटी में जाना चाहते हैं, तो हमें लिखना रहेगा। जैसे कि हम सेकंड एक्टिविटी में जाना चाहते हैं तो हम लिखेंगे सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास। यहाँ पे दिस नहीं लगेगा, दिस वहाँ पे लगा था। उस दिस का मतलब ये था कि हम कॉन्टेक्ट ले रहे हैं, इस एक्टिविटी से कॉन्टेक्ट ले रहे हैं अगले एक्टिविटी में जाने के लिए। अब बात आती है, यहाँ पे हम दूसरी एक्टिविटी में पहुँच गए, लेकिन अगर हमें ये एक्टिविटी स्प्लैश रही होगी तो हमें क्या करना रहता है, फिनिश का भी ऑप्शन लगाना रहता है। फिनिश क्या होता है कि आपके पीछे के जितने भी कार या फिर एक्टिविटी वगैरह वो सबको फिनिश कर देता है, हमेशा के लिए प्रॉपर बंद कर देता है, फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ता है आपको। तो अगर आपका स्प्लैश स्क्रीन नहीं है, आपका कोई काम की स्क्रीन है, तो आप फिनिश नहीं लगाएंगे, ताकि कोई भी अगर बैक प्रेस करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी वो वाली एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी स्प्लैश स्क्रीन से कोई होम स्क्रीन पे गया है तो आपको फिनिश लगा देना है, ताकि आपकी स्प्लैश वाली स्क्रीन फिनिश रहे। ये ना हो कि मतलब आप नेक्स्ट एक्टिविटी में पहुंच के बैक दाबे, फिर से आपका स्प्लैश खुल जाए और फिर स्प्लैश से वापस जाए। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है एंड्रॉयड से रिलेटेड, और हो सके तो जितना ज़्यादा तो आप कॉटलिन पर जोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर इन टाइम में ये कॉटलिन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि जावा तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन कॉटलिन का ज़्यादा मान बढ़ता चला जा रहा है। अब इसमें बात आती है, ये तो थी एक्टिविटी की। अब कुछ चीज़ों की परमिशन भी हमें लेनी पड़ती है एंड्रॉयड ऐप में, कुछ चीज़ों की क्या, पूरी चीज़ों की, जो जो हम यूज़ करेंगे हाई लेवल का, उन सारी चीज़ों का हमें यूज़ करना रहता है वहाँ पे परमिशन। सपोज दैट अगर हम यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ोन की गैलरी को हम ओपन कर रहे हैं, हम बिना परमिशन भी ओपन कर सकते हैं, हमारे पास कोड है, लेकिन उससे क्या होगा, हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर रिजेक्ट हो जाएगा पहली बात। दूसरी बात, बिना उसके बहुत ज़्यादा मतलब समझ लीजिए कि सबसे हैकिंग वाला कोड हो जाता है वो। तो आपको हमेशा परमिशन लेनी रहेगी। परमिशन लेने से एक इजी कोड से आप आराम से गैलरी वगैरह एक्सेस ले सकते हैं। अगर आपका ऐप है फ़ोटो स्टोर करने के लिए, तो आपको गैलरी का एक्सेस होना ज़रूरी है। तो गैलरी का एक्सेस के लिए परमिशन होती है। अगर आपका कोई ऐसा ऐप है जहाँ से आप फ़ोटो खींच के अपने पास लेना चाहते हैं कैमरे के द्वारा, गैलरी के द्वारा नहीं, तो आपको कैमरा का परमिशन लेना पड़ेगा। सपोज़ दैट अगर हम कोई ऐप बना रहे हैं जिसमें इंटरनेट की ज़रूरत है, तो हमें इंटरनेट की परमिशन लेनी पड़ती है। इंटरनेट के साथ साथ हमें एक्सेस नेटवर्क के साथ साथ हमें वाईफाई की भी परमिशन लेनी पड़ती है। वाईफाई इसलिए कि हर बंदा सिल्वर डेटा यानी कि जो मोबाइल का डेटा होता है उससे नहीं यूज़ करता। काफ़ी लोग होते क्या हैं कि वो यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग जो होते हैं वो यूज़ करते हैं वाईफाई, तो उनके लिए फिर ये ऐप ओपन ही नहीं होगा। तो इसको भी ध्यान में रख के ऐप को डेवलप करना चाहिए। प्लस जीपीएस वगैरह, मतलब जितना भी थोड़ा सा बड़ा एक्शन परफॉर्म करना है, उन सब के लिए आपको परमिशन की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। विदाउट परमिशन आपको एंड्रॉयड अथॉरिटी नहीं देता कि आप किसी के फ़ोन में घुस पाएँ, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम ऐप ओपन करेंगे तो वो परमिशन मांगेगा। अगर यूज़र को लगता है कि ये परमिशन देना गलत है, नहीं देगा, तो आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात होती है, क्योंकि आपके एंड्रॉयड फ़ोन में ना जाने क्या क्या रखा रहता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, डेटा वगैरह, तो कोई भी एक्सेस ना कर पाएगा विदाउट परमिशन के। जब परमिशन लेगा, आपको लगता है ये सेफ़ है, तो आप परमिशन देंगे, देन वो वो एक्सेस कर पाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है एंड्रॉयड के अंदर। अब बात आती है हमारे एंड्रॉयड में, काफ़ी टाइम ये होता है कि मतलब एंड्रॉयड के अंदर कुछ बग्स वगैरह आ जाते हैं छोटे छोटे।
या क्रैश करने लगता है ऐप। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे है कि क्रैश में ऐप को वही ठीक कर सकता है जो उसका डीबग वगैरह अच्छे से जानता हो उसके बारे में, तब वो बता पाएगा कि कहाँ पे बग है। क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे अगर एक कॉमा भी मिस रहे ना तो वो भी एरर वहाँ पे बता देता है, ऐप रन नहीं होता। ऐप रन नहीं होता अगर आप 50 पेज की कोडिंग लिख के कॉमा लगाना भूल जाएं तो आपका ऐप रन नहीं होगा, ख़राब है वो। तो ये छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। और एक चीज़ और थी कि आपको हमेशा ऐप में पुश नोटिफिकेशन का यूज़ करना है। आपका ऐप अगर ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, दोनों में पुश नोटिफिकेशन से क्या होता है कि आपका ऐप यूज़ करने का चांसेस बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ जाता है। सपोज़ दैट कोई आपका ऐप ओपन कर रहा है एक दिन में 10 मिनट के लिए, लेकिन अब उसको ओपन करना है 15 मिनट के लिए, लेकिन वो 10 मिनट ओपन कर रहा है, भूल जा रहा है। लेकिन अगर आपने नोटिफिकेशन भेज दिया पुश नोटिफिकेशन के ज़रिए, या फिर कोई स्पेशल ऑफ़र वगैरह आपका ऐप में है उसको भेज दिया, तो उससे क्या होगा, आपका ऐप थोड़ा ज़्यादा चलता है। साथ ही साथ आप पुश नोटिफिकेशन से अपडेट भी कर सकते हैं ऐप को अपने, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिनको आप अपने एंड्रॉयड के अंदर अपडेट कर सकते हैं। और मैं हमेशा रेकमेंड करूँगा कि आप लोग कॉटलिन का यूज़ करिए, कॉटलिन भी सीखिए, क्योंकि एंड्रॉयड हर टाइम नहीं रहेगा। एंड्रॉयड के अलावा जावा हमारे पास हर टाइम नहीं रहेगा। तो कॉटलिन काफ़ी अच्छा है। अदर कंट्रीज़ में ज़्यादातर कॉटलिन यूज़ किया जाता है। अब हमारे यहाँ भी इतना ज़्यादा है नहीं, अभी जितने भी हमारे यहाँ डेवलपर हैं वो ज़्यादातर एंड्रॉयड ही यूज़ करते हैं, कॉटलिन वगैरह यूज़ ही नहीं करते। कॉटलिन का कोड भी कुछ आसान है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि तभी ज़्यादातर बाहर के लोग कॉटलिन यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि हमारा एंड्रॉयड ऐप तैयार तो हो जाएगा, तो हमारे एंड्रॉयड ऐप दो तरीके के बनते हैं। हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो होता है वो दो तरीके का बनाता है, एक नॉर्मल ऐप होता है और एक होता है साइन एपीके। साइन एपीके नॉर्मल ऐप में ये फ़र्क होता है, नॉर्मल ऐप नॉर्मल रहता है, साइन एपीके में आपका सारी डिटेल्स साइन की जाती है, जिससे ये रहता है कि ये आपका ऐप है, ताकि अगर वो ऐप अगर आप प्ले स्टोर में डालेंगे तो वहाँ से बंडल आईडी वगैरह सारा कुछ लेकर आपका ऐप पब्लिश कर देगा। इससे ये प्रॉफिट आपको रहेगा कि आपका ऐप जो रहेगा वो एक हिसाब से मतलब उसका अगर आपका कोई कॉपी भी बनता है तो आप उसको क्लेम करके डिलीट करवा सकते हैं। साथ ही साथ साइंड एपीके में आपको एक की जनरेट करनी पड़ती है, की स्टोर जिसको बोलते हैं, वो की आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप उस की को भूल गए हैं तो आपको फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है कि उस ऐप को अपडेट करने में, तो आप वो की को संभाल के रखिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो हमारे इस चैनल को नए वाले को सब्सक्राइब करिएगा। एंड इफ़ यू एनी हैव अ क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।